गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस 1 डे 1 चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। आज बिजनेस स्टडी का 13वां दिन 13th ऑफ डे ऑफ बीएस बिजनेस स्टडी। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे प्लानिंग, नियोजन। पहला क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? नियोजन किसे कहते हैं? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स। नियोजन किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बताओ। लिखिए, आंसर लिखिए। नियोजन का शाब्दिक अर्थ लिटरेरी मीनिंग ऑफ प्लानिंग इज to make plan of action नियोजन का शाब्दिक अर्थ संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाने वाली कार्य योजना। संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाने वाली कार्य योजना नियोजन कहलाती है। मेक प्लान टू एक्शन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड प्लानिंग। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। प्लानिंग is a mental activity. Planning is a mental activity. नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इन सिंपल लैंग्वेज, सरल शब्दों में डिसाइडिंग इन एडवांस, यह पहले से तय करना कि डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से तय करना। व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, कॉमा, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, हु इज टू डू इट, किसको करना है, यह कौन करेगा, and when to do is planning. तथा कब करना है, इसे नियोजन कहते हैं। ठीक है ना। What is to be done, whom to be done, how to be done, when to be done। क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, कब करना है, ये सब क्या है, इनको पहले से तैयार करना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, नियोजन। अब देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग लिखो। नियोजन के उद्देश्य। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्टिंग। द समरी ऑफ प्लानिंग इज फोरकास्टिंग, एरो लगा के लिखिए। नियोजन का सारांश पूर्वानुमान है। विदाउट फोरकास्टिंग प्लानिंग कैन नॉट बी पॉसिबल, बिना पूर्वानुमान के नियोजन असंभव है। पॉइंट नंबर सेकेंड, प्रबंध में मितव्ययिता, इकोनॉमी इन मैनेजमेंट, प्रबंध में मितव्ययिता।
बाय द हेल्प ऑफ प्लानिंग, नियोजन की सहायता से मैनेजमेंट कैन कंट्रोल ऑन द ओवर एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट कैन कंट्रोल ऑन द ओवर एक्सपेंसेस। नियोजन की सहायता से प्रबंधकों द्वारा अतिरिक्त व्ययों पर नियंत्रण कर लिया जाता है। अतिरिक्त व्ययों पर नियंत्रण कर लिया जाता है। तीसरा पॉइंट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, सूचना प्रदान करना, यह जानकारी प्रदान करना। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी प्रदान करना, सूचना प्रदान करना। बाय द हेल्प ऑफ प्लानिंग, नियोजन के माध्यम से मैनेजमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टीट्यूशन। नियोजन के माध्यम से प्रबंधकों द्वारा संस्था के भीतर तथा बाहरी व्यक्तियों को मैनेजमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द objective of the institution to the internal and external persons of the institution. To the internal and external persons of the institution. नियोजन के माध्यम से संस्था के भीतर तथा बाहरी व्यक्तियों को उनके लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने की जानकारी देना। यूनिटी इन एक्टिविटीज, क्रियाओं में एकता। यूनिटी इन एक्टिविटीज, क्रियाओं में एकता। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग, नियोजन का मुख्य उद्देश्य टू क्रिएट द यूनिटी इन एक्टिविटीज, क्रियाओं में एकरूपता लाना है। क्रियाओं में एकरूपता लाना है। अगला लिखिए, डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन एवं संचालन। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग, नियोजन का मुख्य उद्देश्य The main object of planning is to coordination between the sources of production, उत्पादन के साधनों के मध्य समन्वय स्थापित करना, एंड मानवीय तथा मानवीय शक्ति को सामूहिक हितों की ओर निर्देशित करना भी है। एंड डायरेक्टिंग थ्रू मेन पावर, ये डायरेक्टिंग टू ग्रुप इंटरेस्ट ऑफ मेन पावर, ग्रुप इंटरेस्ट ऑफ मेन पावर, मानव शक्ति को सामूहिक हितों की ओर निर्देशित करना है।
अनिश्चितता को कम करना, रिड्यूस अनसर्टेनिटीज, REDUCES, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को कम करना। लिखो, एज प्लानिंग इज बेस्ड ऑन नियोजन, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक एंड केयरफुल फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर। नियोजन सदैव भविष्य के लिए किया जाता है। नियोजन सदैव भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाया जाता है। It helps in reducing risk of the future, जिससे कि भविष्य की जोखिमें कम होती है। It helps in reducing the risk of the future. इससे भविष्य की जोखिम कम होती है। अचीविंग द टारगेट, लक्ष्य को प्राप्त करना। अचीविंग द टारगेट, लक्ष्य को प्राप्त करना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग, नियोजन का मुख्य उद्देश्य टू अचीव द टारगेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। टू अचीव द टारगेट गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। एग्जामिन द रिस्क, जोखिम को परखना। बाय द हेल्प ऑफ प्लानिंग, नियोजन की सहायता से वी फोरकास्ट द रिस्क इन द फ्यूचर, नियोजन की सहायता से हम भविष्य में होने वाली जोखिमों का पहले से अनुमान लगा लेते हैं। वी फोरकास्ट द रिस्क इन द फ्यूचर एंड तथा उस समस्या का समाधान पहले से ही ढूंढ लेते हैं। एंड सर्च द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम प्रीवियसली, ठीक है। अचीविंग द टारगेट हो ही गया। अगला पॉइंट है क्रिएट कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना। क्रिएट कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना। नियोजन का मुख्य उद्देश्य, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग इज टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पॉलिसीज, objectives and methods of institution। नियोजन का मुख्य उद्देश्य संस्था की नीतियों, उद्देश्यों तथा पद्धतियों के मध्य समन्वय स्थापित करना होता है।
अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। ये गुड प्लानिंग, आइडियल प्लानिंग लिख लो। राइट द क्वालिटीज ऑफ ए आइडियल प्लानिंग। आदर्श नियोजन की विशेषताएं बताओ या आदर्श नियोजन के गुण बताइए। राइट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड प्लानिंग या आइडल, IDEAL, आइडियल प्लानिंग। लिखिए इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सरल एवं बोधगम्य। इसमें लिखिए प्लानिंग शुड बी वेरी सिंपल, नियोजन सरल होना चाहिए, एंड इजी टू अंडरस्टैंड एवरीबडी, तथा प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। प्लानिंग शुड बी वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एवरीबडी। नियोजन सरल एवं सभी को आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का स्पष्ट होना। क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का स्पष्ट होना। द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड बी वेरी क्लियर, संस्था के उद्देश्य बहुत स्पष्ट होने चाहिए। Each and every employees known the objective of the institution, प्रत्येक कर्मचारी को संस्था के उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड, कंप्रेहेंसिव प्लानिंग, व्यापक नियोजन। प्लानिंग शुड बी कंप्रेसिव और वेरी वाइड, नियोजन व्यापक होना चाहिए अर्थात विस्तृत होना चाहिए। द पॉलिसीज, संस्था की नीतियां, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, वर्किंग प्रोसेस, कार्य पद्धति, रूल्स, नियम, टाइम पीरियड, समय सीमा, स्ट्रैटेजीज, व्यूह रचना, आधा व्यूह रचना, स्ट्रैटेजीज, एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स, तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्यों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स शुड बी क्लैरिफाइड। ठीक है, चौथा पॉइंट लिख लो, फ्लेक्सिबिलिटी, लोच। प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल, नियोजन लचीला होना चाहिए।
प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल, नियोजन लचीला होना चाहिए। इट मीन्स अर्थात इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार इसे परिवर्तित किया जा सके। इट शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार इसे परिवर्तित किया जा सके। अगला पॉइंट, इकोनॉमिक मितव्ययी। इसमें लिखे प्लानिंग शुड बी इकोनॉमिक मीन्स लेस एक्सपेंसिव। नियोजन मितव्ययी अर्थात कम खर्चीला होना चाहिए। प्लानिंग शुड बी लेस एक्सपेंसिव, यह इकोनॉमिक है ना। नियोजन मितव्ययी या कम खर्चीला होना चाहिए। अगला, स्टेबिलिटी, स्थायित्व। नियोजन में स्थायित्व का होना आवश्यक है। स्टेबिलिटी इज नेसेसरी इन द प्लानिंग। इट मीन्स अर्थात प्लानिंग शुड बी मेक फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, अर्थात नियोजन दीर्घकाल के लिए बनाया जाना चाहिए। प्लानिंग इज डन फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, दीर्घकाल के लिए बनाना चाहिए। अगला पॉइंट, फ्री फ्रॉम डाउट, भ्रम से दूर। All the things should be very clear in the planning. नियोजन में सभी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। It should be free from the doubts. यह भ्रम से दूर होना चाहिए, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। There are no any type of doubt in the planning. नियोजन में किसी भी प्रकार का डाउट, संदेह नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। नियोजन में किसी भी प्रकार का भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की भागीदारी। एट द टाइम ऑफ मेकिंग प्लानिंग, नियोजन करते समय एम्प्लॉइज शुड बी पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग। कर्मचारियों को नियोजन में हिस्सा लेना चाहिए। हु इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस, जिससे कि कर्मचारियों के मनोबल तथा कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। हु इंक्रीजेस इन द कॉन्फिडेंशियल एंड वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, प्रैक्टिकेबिलिटी, व्यवहारिकता, प्रैक्टिकेबिलिटी, PRACTICABILITY, प्रैक्टिकेबिलिटी, व्यवहारिकता। प्लानिंग शुड बी प्रैक्टिकल,
नियोजन व्यवहारिक होना चाहिए, नॉट ओनली थियोरेटिकल, यह केवल सिद्धांतिक नहीं होना चाहिए। हो गया, 4-5-6 पॉइंट हो गया, बहुत है। ठीक, अगला लिखिए। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन की प्रक्रिया का वर्णन करो। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग, नियोजन की प्रक्रिया का वर्णन करो। या एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग, या नियोजन की तकनीक का वर्णन करो। सबका आंसर एक है। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन की प्रक्रिया क्या होता है? प्लानिंग, आंसर लिखिए। प्लानिंग इज ए प्रोसीजर ऑफ टेकिंग डिसीजन। नियोजन एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है इन विच, जिसमें व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ टू बी डन, कैसे करना है, व्हेन इज टू बी डन, कब करना है, एसेट्रा डिसीजंस आर टेकन, इत्यादि निर्णय लिए जाते हैं। The steps of planning is as follows, या प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग इज एज फॉलोज। चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। द प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग इज एज फॉलोज, चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य का निर्धारण करना, लक्ष्य निर्धारण। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग। लक्ष्य का निर्धारण करना नियोजन का प्रथम कार्य है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइंड, सर्वप्रथम लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। देयर आफ्टर, तत्पश्चात, द टारगेट ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज फिक्स्ड। तत्पश्चात प्रत्येक विभाग के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट, लक्ष्य का निर्धारण, सिंप्लीफाई द प्लानिंग, नियोजन को सरल बनाता है। पहला काम हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट, लक्ष्य का निर्धारण। सेकेंड, दूसरा पॉइंट, फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान।
आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट या गोल, लक्ष्य का निर्धारण होने के पश्चात फोरकास्टिंग इज एस्टैब्लिश्ड, पूर्वानुमान की स्थापना की जाती है। हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। हाउ मच फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कितनी स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग कैपिटल, पूंजी एकत्रित करने के साधन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत। रेट ऑफ रेम्युनरेशन, पारिश्रमिक की दर। विक्रय, सेल्स। प्राइस फिक्सेशन, कीमत का निर्धारण, मूल्य निर्धारण। डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति। ऑल द थिंग्स आर फोरकास्ट, इन सभी चीजों के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है, जो कि विच इज नेसेसरी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। विच इज नेसेसरी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो कि संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। तो पहला पॉइंट लिखा है मैंने, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का निर्धारण। दूसरा लिखा फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान। तीसरा पॉइंट फिक्सिंग ऑफ लिमिट्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन की सीमाओं को निश्चित करना। फिक्सिंग ऑफ द लिमिट्स ऑफ द प्लानिंग, नियोजन की सीमा को निश्चित करना। बेटा, इन प्लानिंग नियोजन के अंतर्गत वी फिक्स द लिमिट्स ऑफ द प्लानिंग, नियोजन की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। There are three types of limits of planning. तीन प्रकार की सीमाएं होती है। There are three types of limits. सीमाएं तीन प्रकार की होती हैं। नंबर ए, कंट्रोल लेवल यूनिट्स, कंट्रोल लेवल लिमिट्स, नियंत्रण योग्य सीमाएं। Those limitations, ऐसी सीमाएं which can be controlled by the institution, जो संस्था द्वारा पूर्णतः नियंत्रित की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी ऑफ कंपनी, कंपनी की नीतियां, डेवलपमेंट प्रोग्राम, विकास कार्यक्रम, एसेट्रा आदि। बी होता है पार्टली कंट्रोलेबल लिमिटेशंस, अंशतः नियंत्रण योग्य सीमाएं। पार्टली कंट्रोलेबल लिमिट्स, अंशतः नियंत्रित सीमाएं।
दोज लिमिट्स, ऐसी सीमाएं इन विच, जिस पर फुल कंट्रोल इज नॉट डन बाय द इंस्टीट्यूशन, जिस पर संस्था द्वारा पूरा नियंत्रण नहीं किया जा सकता, बट कंट्रोल बाय इंस्टीट्यूशन इन ए लिमिट, संस्था द्वारा एक सीमा तक नियंत्रण किया जा सकता है, इज कॉल्ड पार्शियल कंट्रोल, उसे आंशिक नियंत्रण कहते हैं। और सी है इसमें कंट्रोल लेस लिमिट्स, नियंत्रण रहित सीमाएं, कंट्रोल लेस लिमिट्स, नियंत्रण रहित सीमाएं। कंट्रोल लेस लिमिट्स का मतलब क्या हो गया? बिना कंट्रोलिंग के। दो लिमिटेशंस इसमें लिखो, ऐसी सीमाएं ऑन विच इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी कंट्रोल, ऐसी सीमाएं जिस पर संस्था का नियंत्रण नहीं होता। Those limitations which are out of इंस्टीट्यूशन, जो ऐसी सीमाएं जो संस्था के बाहर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र, पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक स्थिति एसेट्रा आदि। पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक स्थिति आदि एसेट्रा। फोर्थ पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट, रिव्यू ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेस, रिव्यू वैकल्पिक कार्यविधियों की समीक्षा, वैकल्पिक कार्यविधियों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेस। आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ limitations of institution, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, नियोजन की सीमाओं के निर्धारण के पश्चात आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, वैकल्पिक कार्यविधि की समीक्षा करना आवश्यक है। टू रिव्यू द वर्किंग प्रोसेस ऑफ अल्टरनेटिव वर्किंग प्रोसेस, वैकल्पिक कार्यविधि की समीक्षा करना आवश्यक है। दिस वर्क इज डन बाय, यह कार्य संस्था के कार्यात्मक विभाग द्वारा किया जाता है। दिस वर्क इज डन बाय द फंक्शनल डिपार्टमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगला, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, सर्वोत्तम विकल्प का चयन। आफ्टर द इवैल्यूएशन ऑफ
वैकल्पिक कार्यविधियों की समीक्षा करने के पश्चात, वैकल्पिक कार्यविधियों की समीक्षा तथा मूल्यांकन करने के पश्चात आफ्टर द रिव्यू ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेस, मैनेजमेंट सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। समीक्षा करने के पश्चात प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विधि का चयन किया जाता है। मैनेजमेंट सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। अगला पॉइंट आता है फॉर्मुलेशन FORMULATION, फॉर्मुलेशन ऑफ नेसेसरी डाइवर्ट प्लान्स, आवश्यक उप योजनाओं का निर्माण, डाइवर्टेड प्लान्स, फॉर्मुलेशन ऑफ नेसेसरी डाइवर्टेड प्लान्स, आवश्यक उप योजनाओं का निर्माण। आफ्टर द मेकिंग ऑफ मेन प्लानिंग, मुख्य नियोजन को अंतिम रूप देने के पश्चात, आफ्टर मेकिंग द फाइनल पोजीशन ऑफ प्लानिंग, मेन प्लानिंग, मूल योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के पश्चात अदर नेसेसरी अन्य सहायक योजना बनाई जाती है। अदर हेल्पिंग प्लान्स आर क्रिएट्स। ईच एंड एवरी प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल। प्रत्येक योजना लचीली होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है टाइम परफॉर्मेंस, समय का निर्धारण। The time of each and every planning should be prefixed. क्या बोला? समय का निर्धारण, फिक्सेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम। बेटा प्रत्येक योजना के लिए या उप योजना के लिए, सब प्लान के लिए पर्टिकुलर टाइम शुड बी फिक्स फॉर द ईच एंड एवरी सब प्लान। उप योजनाओं के लिए, प्रत्येक उप योजना के लिए एक समय निर्धारित कर देना चाहिए। टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन, टीम भावना तथा सहयोग। टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन, टीम भावना तथा सहयोग। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मध्य आपसी सहयोग होना आवश्यक है।
प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीम भावना या सहयोग। तो बेटा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य सहयोग समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। इट इज कंपल्सरी टू कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स। When the work is done with team spirit, जब कार्य टीम भावना से होता है, then institution achieve the goal, तो संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। Then team achieve the goal। और लास्ट है फॉलो अप, अनुगमन, 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 फॉलो अप। After the application of work plan, कार्य योजना लागू करने के पश्चात it is necessary to take and follow up। कार्य योजना लागू करने के पश्चात उनसे अनुगमन लेना अत्यंत आवश्यक है। Follow-up is very necessary because if any type of problem is created at the time of work performance, यदि कार्य निष्पादन करते समय कोई समस्या आती है, if any type of problem is created at the time of work performance, it can be solved by the follow-up। तो उसे अनुगमन, it can be solved by the by the follow-up, तो उसे अनुगमन के माध्यम से हल किया जा सकता है। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन की प्रक्रिया। जो एग्ज़ाम में आता है वो तो बस इतना ही आता है इस चैप्टर में से, है ना। आज हम प्लानिंग के साथ साथ थर्ड चैप्टर या प्लानिंग में और बताएंगे कुछ? सब वो कार्य योजना, वर्किंग प्रोग्राम प्लान, कार्य योजना, वर्क प्लान, सब सरल ही है। ठीक, अब अपन तो अगले चैप्टर पर आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना व्यावसायिक परिवेश, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट लिख देते हैं इसमें, प्लानिंग प्लस व्यावसायिक पर्यावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट। क्वेश्चन लिख लीजिए।
व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? व्यावसायिक पर्यावरण किसे कहते हैं? राइट द करेक्टरिस्टिक्स, या खाली व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? राइट द करेक्टरिस्टिक्स लिखिए। व्यावसायिक पर्यावरण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है। एवरी बिजनेस इंटरप्राइज, प्रत्येक उपक्रम, लिखना शुरू करो। एवरी बिजनेस इंटरप्राइज इज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम समाज का हिस्सा होता है। Business is affected by various factors. व्यवसाय कई चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे कई कारणों से प्रभावित होता है। व्यवसाय कई कारणों से प्रभावित होता है। Business is affected by various factors. जस्ट लाइक व्यवसाय कई कारणों से प्रभावित होता है, जैसे इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड कल्चरल तथा साहित्यिक कारणों से प्रभावित होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स। व्यावसायिक पर्यावरण का आशय व्यावसायिक पर्यावरण का आशय किसी व्यवसाय के चारों ओर घटने वाली घटनाओं से होता है। द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज all those activities which are held surrounding the business, all those activities which are held surrounding the business, वे समस्त गतिविधियां जो व्यवसाय के चारों ओर होती है, who are directly or indirectly affected the business, वे समस्त क्रियाएं जो व्यवसाय के चारों ओर घटित होती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित करती है, वो आर अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन द बिजनेस, जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, उसे व्यावसायिक परिवेश कहते हैं। देयर आर, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक परिवेश 2 प्रकार का होता है। देयर आर
टू टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक परिवेश दो प्रकार का होता है। नंबर वन, इंटरनल एनवायरनमेंट, आंतरिक परिवेश। लिखो एरो लगा के। इंटरनल एनवायरनमेंट, आंतरिक परिवेश, हु शो द strength, who show the strength and weakness of the business। जो व्यवसाय की शक्ति तथा दुर्बलता को प्रकट करता है। हु शो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस। जो व्यवसाय की शक्ति एवं दुर्बलता को प्रकट करता है। सेकेंड होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी पर्यावरण या बाहरी परिवेश, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें लिखिए जो अवसरों और आकांक्षाओं का सूचक है। हु आर द इंडिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज and threats। Opportunity and threats, THREATS। जो आकांक्षाओं और अवसरों, जो अवसरों और आकांक्षाओं का सूचक है। एक्सपेक्टेशंस भी होता है आकांक्षाएं। अब लिखिए आंतरिक परिवेश, इंटरनल एनवायरनमेंट। आंतरिक परिवेश के अंतर्गत इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था के आंतरिक नियम, इंटरनल रूल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, एनवायरनमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था का वातावरण, मैनेजमेंट पॉलिसी, प्रबंधकीय नीति, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, नियोक्ता व कर्मचारियों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, नियोक्ता व कर्मचारियों में संबंध, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन संरचना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन संरचना, ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का उद्देश्य, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों की उपलब्धता आदि एसेट्रा। अब लिखिए आप सेकेंड पॉइंट, एक्सटर्नल सोर्स, बाहरी परिवेश। एक्सटर्नल सोर्स इंक्लूड्स, बाहरी परिवेश के अंतर्गत नंबर ए कस्टमर्स, ग्राहक, बी सप्लायर्स, पूर्तिकर्ता, बी में आया सप्लायर्स, पूर्तिकर्ता, सी कॉम्पिटिटर्स, प्रतिस्पर्धी, डी पब्लिक, डी जनता,
पांचवा मीडिएटर्स, मध्यस्थ, एसेट्रा आदि। ठीक है, ये मैंने आपको बताया यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। यह इतना ही लिखेंगे तो चलो। व्यावसायिक परिवेश किसे कहते हैं या व्यावसायिक पर्यावरण किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण। ठीक है, अब इसमें जो एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे आते हैं, वो लिखिए आप। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आप तो ऐसा लिख दो, क्वेश्चन लिखो, राइट शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, राइट शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। डीमोनेटाइजेशन ऑफ इंडिया, डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया, भारत में विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण किसको बोलते हैं? डीमोनेटाइजेशन, इंडिया, डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण किसको बोलते हैं? लिखो, जब व्हेन गवर्नमेंट, जब सरकार द्वारा मुद्रा के मूल्य को कानूनी रूप से, जब सरकार के द्वारा मुद्रा के मूल्य को कानूनी रूप से अमान्य कर दिया जाता है। When गवर्नमेंट legally refuse the money is called demonetization, तो उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। जब सरकार द्वारा जो चलन में मुद्रा है उसको कानूनी रूप से अमान्य घोषित कर दिया जाता है ना, तो उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। अर्थात मुद्रा को चलन से बाहर कर देना। इट मीन्स न्यू करेंसी इज एक्सचेंज विद द ओल्ड करेंसी, अर्थात पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा को लाना। Demonetization. It is also known as, इसे नोटबंदी भी कहते हैं। It is also known as नोटबंदी। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती? खर्चा तो बहुत आता है। लिखो, कॉजेज ऑफ डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के कारण।
क्या क्या रीज़न हो सकता है? कॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के कारण। पॉइंट नंबर फर्स्ट, टैक्स इवेशन, कर की चोरी। जब किसी कंट्री में टैक्स इवेशन बहुत बढ़ जाता है, कर बहुत चुराने लग जाते हैं, टैक्स इवेशन, ब्लैक मनी, काला धन, करप्शन, भ्रष्टाचार, टेररिज्म, आतंकवाद, एसेट्रा आदि, ये कारण है उसके। जब टैक्स इवेशन ज़्यादा होता है, देश में अगर कर की चोरी लोग ज़्यादा करते हैं, तो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? डिमोनेटाइजेशन कर दिया जाता है, विमुद्रीकरण कर दिया जाता है। काले धन में वृद्धि, इंक्रीज इन ब्लैक मनी। अगर ब्लैक मनी ज़्यादा हो जाता है किसी देश में, काला धन ज़्यादा हो जाता है, तो भी ऐसा किया जाता है। करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, लोगों का पैसा बहुत हो जाता है करप्ट पैसा भ्रष्टाचार से, तो ऐसे कंडीशन में भी ये किया जाता है। टेररिज्म बढ़ जाता है, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाती है। तो आपको मालूम है आतंकवादियों को पैसों की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? वो नोट ही बदल देती है, चेंज कर देती है। ठीक है, सॉरी, ये मैंने आपको अभी बताया डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। अब लिखिए लिबरलाइजेशन, अगला सेकंड पॉइंट, उदारीकरण। सेकंड पॉइंट है हमारा, अच्छा सॉरी, ये बाद में ही कराना था ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये अभी हम कल देख लेंगे। ठीक, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। गुड डे।